नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। किन्स इक्वाइन फार्म में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। और पुष्कर सीरीज़ के अंदर आज मैं आ पहुंचा हूं सनी ब्रुक्स स्टड फार्म में। तो आइए आपको लेके चलता हूं और बात कराने की कोशिश करेंगे सनी ब्रुक्स स्टड फार्म के ओनर से, और जानेंगे कि पुष्कर में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितने अश्व वो यहाँ लेकर आए। तो आइए ले चलता हूँ आपको मैं ब्रुक्स सनी स्टड फार्म के ओनर के पास। हमारे साथ हर्ष लूनिया भाई जी जुड़ चुके हैं और मैं जानना चाहूँगा उनसे इस बछेरी की डिटेलिंग। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। क्या रहा पुष्कर का इस बारी मेले का एक्सपीरियंस, क्या रहा आपका? बहुत बढ़िया। अब की बार ऐसा लगा कि मेला एकदम जागरूक है और काफी लोग अच्छे मात्रा में पशु लेके आए थे और बहुत ही बढ़िया पशु प्रदर्शन भी रहा। ऐसा सुनने में आया है कि अब आपके डेरे से, आपके स्टड फार्म से काफ़ी अच्छी बिक्री हुई है। एक दो मार्केट में ऐसा है? एक दो पशु हुए हैं, बाकी ऐसी कोई बहुत ज्यादा बिक्री नहीं हुई है। वैसे अपना जो उद्देश्य रहता है वो भी केवल सेल या ज्यादा सेल करने का नहीं रहता है। जी जी। एक आधा पशु तो हो ही जाता है, अच्छे पशु रखेंगे तो कोई ना कोई। डिटेल्स इसकी ये अभी 28 महीने की बछेरी है जी जी। और अपने यहाँ घर पे ही जनी है ये। अच्छा, अपनी होम ब्रीड है ये? जी, और इनकी माँ है सुल्तान की घोड़ी है, डायरेक्ट 20-21 साल की। ओके। वो भी हमारे घर पे ही है अभी। ओके। और माँ जो है वो सुल्तान की है? जी और जी, सुल्तान किसका है? सुल्तान अपना पैलेस वाला जो बड़ा घोड़ा था। पैलेस वाला जो जी, बड़ा घोड़ा था, ठीक है। और माँ किस लाइन से है, ब्लड लाइन से? माँ ही सुल्तान की है। माँ सुल्तान की है। फादर इसका वनराज का पोता है। अच्छा, वनराज का जी, पोता है। एक देव हो गया वो तो घोड़ा हाँ जी, अभी, हाँ जी, हाँ जी। किरीट काका का सिद्धपुर से। जी 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 वनराज का एक बेटा हमारे प्रिय मित्र श्री अजय नैन्सी जी के पास में पूना महाराष्ट्र में है। जी। अधिराज का एक बच्चा है विक्रांता, काला टीका घोड़ा है जी। और वो इसका फादर है। ओके। और क्या लगभग क्या हाइट वगैरह ले लिया है? इसने 62 बना ली है हमारे हिसाब से। बाकी कोई ऊंचा नीचा नापे तो मेरे हिसाब से 62 के नीचे नहीं जाएगी। तो माथे पर इसके टीका है। हाँ, और देख सकते हैं दर्शकों, और एक पीछे का पैर पीछे है का पैर एक सफेद है जी। राइट। तो हमारे फार्म की अभी की ये बेस्ट फिली है अभी। फिली है। ओके जी, ओके। इसके बाद हम आगे और चलते हैं। इसी के टक्कर की ये एक दूसरी फिली है, ये भी वनराज लाइन से है। अच्छा, वनराज लाइन से इसकी मदर अननोन है, ओके। पर है मजूके की, मतलब वो उस अच्छा, लाइन की है। ओके ओके। ग्रे घोड़ी है, बड़ी ग्रे अच्छी घोड़ी, तब घोड़ी ये है। थोड़ा सा जी ग्रे जी शेड में है ये। जी। राइट। ये हमारे पास में ही घोड़ा था एक वनराज का, वंश नामक, अच्छा, जो अभी बनासकांठा साइड चला गया, पालनपुर साइड। ओके 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 जी, देख सकते हैं दर्शकों, बहुत ही अच्छी ये कचेरी है। ये अभी 24 महीने की है, मिल्क टीथ है, बिल्कुल। और ये भी 60-61 के बीच की हाइट की है अभी। ओके। और ये जो हम देख रहे हैं सामने, ये काली वाली जो घोड़ी है ये ले बेटा, चलिए ग्रे की बात करते हैं। जी जी, हम उधर से चल पड़ते हैं, उधर से आ जाते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, बताइए। ग्रे वाली जो घोड़ी है, ये जो पीछे एक दूसरी ग्रे थी, डार्क ग्रे, जी जी जी। उसकी बड़ी बहन है ये। अच्छा, बड़ी बहन। जी, ये अभी 39 महीने की हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, ये भी है वो उसी ग्रे घोड़ी और काला वाला घोड़ा जो जी जी जी। वनराज का। तो किस ब्लड लाइन से है ये? ये वाली रत्नाकर की लाइन की है। अच्छा, रत्नाकर की लाइन। जी देखिए जी। दर्शकों, देख सकते हैं कनौती मारवाड़ी अश्व की सबसे पहली पहचान यही होती है। ये और पुराने टाइप के जो छोटे बांधे के, छोटे कटकाठी के जो घोड़े होते थे, जी जी उनमें से है ये। जी 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 बिल्कुल। अच्छा भैया, ये बताएं थोड़ा सा, जो आजकल ये जो क्रेज जो चल रहा है, ये हाइट का जो क्रेज चल रहा जी है, बहुत जी हाइट हाइट 70 70 72 72, तो मारवाड़ी घोड़ों में 70 72 की जो हाइट होती है वो तो होती नहीं थी पहले, जी। है ना? मारवाड़ी घोड़ों की हाइट आइडियल हाइट 62 या 64 इंच की मानी जाती थी, जी क्योंकि मारवाड़ी घोड़ों को बेसिकली एज अ वार हॉर्सेस माना जाता था, जी सूर्यपुत्र जी थे। जी तो ये कैसे, अगर मैं कंपेयर कराना चाहूँ आपसे, आपकी राय चाहूँ, जी। कमेंट चाहूँ कि इसके ऊपर आपकी क्या है, जो ये हाइट वर्सेस फीचर्स, जी, को अगर हम बात करें तो? मैं इसमें एक ही चीज बहुत साफ बताना चाहूंगा जी कि पुराने जो हॉर्सेस थे उनकी जितनी भी डिटेल
मैंने अभी तक सुनी या पढ़ी है, उसमें कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं बताया गया है कि पशु वो क्या साइज के थे। जी। हमें ये पक्की पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे कद काठी में बड़े थे। तो अगर घोड़ा, आज हम जिस घोड़े पे चढ़ते हैं उसमें भी ये हो जाता है कि भाई 80-90 किलो का आदमी से ऊपर 60-62 के घोड़े के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। बराबर। तो अगर पुराने जो हमारे पूर्वज थे वो अगर 125-150 किलो के 6 फुट 4 इंच और 6 फुट 6 इंच के लोग होते थे, तो घोड़े तो फिर बड़े ही रहे होंगे मेरे हिसाब से। ओके। इन ऑल प्रोबेबिलिटी घोड़े तो बड़े ही रहे होंगे। नहीं तो वो 6.5 फुट के आदमी का इतना औजार लिया हुआ, तलवार लिया हुआ आदमी का वजन लेके 200 किलो अगर 250-300 किलो के पशु पे होगा तो वो चलेगा कैसे और जंग कैसे लड़ेगा? जंग कैसे लड़ेगा? तो ये मेरा कॉमन सेंस बोलता है। बट हैं काफी एक्सपीरियंस्ड ब्रीडर्स और पुराने लोग हैं हमारे अश्व पालन के इंडस्ट्री में। तो जैसा लोग कहते हैं ठीक है, हर एक की तो सेटिस्फाई नहीं की जा सकती है। और दूसरी एक चीज ये है कि जो क्रेज है वो अच्छी चीज का क्रेज है, मतलब ये कोई चीज अगर ट्रेंड आ रही है तो उसको हमें सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे ये पसंद है, किसी और को कुछ और पसंद है, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई सही है गलत नहीं है इसके अंदर। आज हम गाड़ी लेने जाते हैं तो हमारी जेब में अगर एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज है तो हम उस शोरूम में जाके उसी कंपनी की गाड़ी लेंगे। जैसे मेरे को 25-50 लाख रुपए की एसयूवी लेनी हो तो मैं Hyundai की देखूंगा, MG की देखूंगा या किसी दूसरी और कंपनी की एसयूवी देखूंगा। मेरे पास 50-60 लाख रुपए होगा तो मैं फॉर्च्यूनर देखूंगा, सेकेंड हैंड मर्सिडीज देखूंगा, और करोड़ 2 करोड़ रुपए होंगे तो मैं मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगवार में जाऊंगा। तो उन गाड़ियों में जो फर्क है वैसे ही हमारे यहाँ पशुपालन और पशुओं में फर्क है उस चीज में। तो अच्छा, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अपने को जो अपना अश्व है, मारवाड़ी अश्व है, जी ठीक है, इसको जो नया अश्व प्रेमी है या पालक है, जी, खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां या जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहली जानकारी कोई भी नए पशुपालक को ये होनी चाहिए कि उनका पशु खरीदने का या पालने का उद्देश्य क्या है। मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो पशु लेने आते हैं उनको यही नहीं पता होता है कि वो किस पर्पस से ले जाना चाह रहे हैं। बराबर। तो वो क्लैरिटी, मतलब मैं घर से निकलूं और मुझे चाइनीज खाना खाने जाना है तो मैं चाइनीज रेस्टोरेंट पे ही जाऊंगा। तो ये घर से तय करके निकलना बहुत जरूरी है। कुछ ही चीजें होती है पशुओं के साथ में करने की। एक तो आपको शौक से पालना हो जी। तो आपने घर में शौक करना है जी। दूसरा, आप उस पर सवारी करने का शौक कर सकते हैं। सवारी के अंदर 2-3 चीजें हो गई, जैसे आप रिक्रिएशनल राइडिंग करते हैं अपने घर पे रखने के लिए, वो एक हो गया। एंड्योरेंस एक चीज हो गई। ये तो पोलो, ड्रेसाज, जंपिंग और रेसिंग में तो है नहीं घोड़े। तो या तो आपके एंड्योरेंस खेलनी है या आपको खुद की घर की सवारी या राइडिंग स्कूल के लिए चाहिए। अगर आपको ब्रीडिंग का पशु चाहिए तो आप किस टाइप में जाना चाहते हैं? आपको जो पुराना छोटे बांधे का पशु है वो उसमें इंटरेस्ट है, या हाइट के और आज की जो आपने जैसे बताया कि ट्रेंड है उस टाइप का पशु में जाना है? तो वो एक आइडेंटिफिकेशन करके घर से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद में आप उस पे आ सकते हैं कि भाई मेरे को ये हाइट के स्लैब में जाना है, या ये कान मुझे ज्यादा पसंद है, या ये कलर मुझे ज्यादा पसंद है। तो ये बाइफर्केशन, ये आइडेंटिफिकेशन, ये कैटेगराइजेशन करके निकलना जरूरी है घर से। तो इसमें ब्लड लाइनेज जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? जी बिल्कुल प्ले करती है, बिल्कुल प्ले करती है। अच्छा। आज मुझे, मैं मतलब कोई किसी एक ब्लड लाइन का अगर मुझे शौक नहीं है तो वो पशु कितना ही मेरे कलर में, भाव में आ जाए, कान में आ जाए, हिसाब में आ जाए, मेरे को अगर वो ब्लड लाइन का शौक नहीं है या मेरे पास उसके ब्रीडिंग करने लायक मेरे पास मेरे घर पे पशु नहीं है तो मैं उसको लाके क्या करूंगा। बराबर। एक चीज़ मेरा भी अगला सवाल रहेगा जी एक्चुअली, कि जो आपने ब्लड लाइन तो बताया, जी राइट, इसके में जो आजकल हम जब पूछते हैं किसी भी अश्वपालक से, जी तो कई बार ये चीज़ सामने आती है कि ये तो अननोन है। जी बट मेरा मानना ये है कि कोई भी अश्व जो है वो अननोन तो हो नहीं सकता। जी ये हो सकता है कि उस मालिक के पास, या जिस मालिक से उसने पहले खरीदी है, जी, उसको उसके उसके ब्लड डिटेल, लाइन की नहीं जी, मालूम, या उसके माता परंतु पिता कहीं ना का। कहीं तो उसकी ब्लड लाइन शुरुआत हुई होगी। जी तो ऐसे मामले में, क्योंकि ये देखा गया है कि ब्लड लाइन होने से उसकी जो अ, हम बात करें व्यावसायिक रूप से कॉस्ट है, जी वो काफ़ी हाई हो जाती है, और अननोन बोलने से जी, कॉस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
ये एक मेरे हिसाब से ये एक जस्टिफाइड और अच्छी चीज है। और अगर आपको किसी पशु का डैम और सायर नहीं पता है या उसके पीछे क्या है वो नहीं अगर नहीं पता है तो उसकी वैल्यू में कुछ तो परिवर्तन रहेगा ही रहेगा। जैसे अगर मेरे पास कोई अननोन लाइनेज का जानवर है और उसमें अगर कोई बहुत मतलब नायाब चीज ना हो या अगर उसमें बहुत बड़ी कोई खूबी ना हो तो वो किसी के किस मतलब का है, मतलब उस पर फिर कौन सा घोड़ा डालें, या अगर वो घोड़ा है तो वो उसको जाके किस घोड़ी पे डालें। राइट। तो ये जस्टिफाइड चीज है मेरे हिसाब से। और जितना ये ऑर्गेनाइज होगा, ये जो डीएनए का चलन हुआ है जिससे जो कोल्ट्स और फिलीज पैदा हो रहे हैं उनके डैम और सायर की जो रिकॉर्ड बन रही है, ये आने वाले जो जनरेशन हैं, जो जैसे हमारे पहले से कई सालों से पशुपालन है, मतलब लोग घोड़े पाल रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, एंड्योरेंसेस हो रही हैं, सफारियां हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, मेले लग रहे हैं। आज उन पुराने लोगों के लिए हम तो आने वाली जनरेशन हो गए, तो हमारे लिए अब जो डेटा डेवलप होना शुरू हुआ है, अगर ये हमारे लिए 50-100 साल पहले शुरू होता तो हमारे पास में आज हर चीज ठोक बजा के होती। बराबर। हमारे जनरेशन में अगर ये चीज शुरुआत हो रही है तो हो सकता है आने वाले 20-25 साल में ये जो जितने अननोन पशु हैं वो सब खत्म हो चुके होंगे और अब सब नोन पशु हो जाएंगे। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक विजन है और इसको हर जिनके घर पे अगर पशु है तो उनको इस चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आगे की जनरेशन के पास में क्लैरिटी होगी भाई मारवाड़ी पशु क्या है और इसका पीछे क्या था और इसके आगे क्या किया जा सकता है। तो आपका कहना ये हुआ, जो मैं समझ पाया, कि आने वाला समय जो है हॉर्स इंडस्ट्री के लिए जी बहुत फ्यूचरिस्टिक है, वो इसका जो भविष्य है बिल्कुल बहुत उज्जवल है, तो बिल्कुल इसमें नए नए जो अश्व प्रेमी हैं उन्हें आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और बढ़ ही रहा है। आप देखें काफी सारे बंधु बढ़ गए हैं, काफी सारे टेंट्स बढ़ गए हैं। एक समय होता था जब हम 20 साल पहले से, मैं 2001 से पशु मेले जाना शुरू हुआ हूँ, तभी कभी कभी ऐसा होता था घर से खाना पानी की बोतल और गाड़ी की डिक्की में बैठने की कुर्सी फोल्डिंग वाली ये सब लेके निकलना पड़ता था। आज आप देखो, आप मतलब टेंट हाउसेज लगे हुए हैं, खाने की व्यवस्था है पूरे तरीके से, ट्रैक्टर आ रहे हैं पानी डालने के लिए, बिजली कर दी सरकार ने। तो ये सब अगर इंडस्ट्री में स्कोप नहीं होता तो ये सब चीजें तो नहीं बढ़ती। डेफिनेटली। चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप, जो हमारे दर्शक हैं, जो नए नए अश्व प्रेमी जुड़ रहे हैं, जी उनको एक अपना संदेश दें, उनको टिप्स दें कि किस प्रकार का खान पान या किस प्रकार का रख रखाव करा जाए। जी सभी को फिर से एक बार और नमस्कार और जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और मेरे जो विचार हैं उनको नहीं नहीं, रिकॉर्ड। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया इतना कीमती समय थैंक निकाल यू। के। मैं जितने भी अपने अश्वपालक हैं और जो भाई हैं जो अश्वों से प्रेम करते हैं उन सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि जो आपके एरिया में जहाँ पर जो भी लोकल चीज उगती है या बनती है जहाँ पर आप अपना पशु रखते हैं, उसी एरिया का जो भी अच्छा पोषण हो, जो अच्छी खुराक हो, वो आप अपने पशुओं को दें। और जितना हो सके पशु को खुला रखें, अस्तबल बनाएं, ठांड बनाएं या पैडक रखें खुले या लंजिंग रिंग रखें। और जितना हो सके अपने पशुओं को आप खुला रखने का प्रयास रखें। अगाड़ी पिछाड़ी की भी आदत होनी चाहिए, जो हम हॉबलिंग बोलते हैं जिसको, उसकी भी आदत होनी चाहिए। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ एकदम ही गलत है, क्योंकि कभी ऐसी परिस्थितियां आती है जब पशुओं को बांधना ज़रूरी होता है। कोई मकरे पशु भी होते हैं जिनको हाथ लगाना या मतलब उनके साथ में काम करने की एबिलिटी को तैयार करने के लिए उनको थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना पड़ता है, नहीं तो हमारे ऊपर हावी हो सकता है वो पशु। परंतु परमानेंटली उनको बांध के ही रखना ये मेरे हिसाब से एक सही तरीका नहीं है पशुपालन करने का। तो सभी भाइयों से ये निवेदन है कि आप जो भी पशु ले जाते हैं उनके लिए आप पहले जगह तैयार करें, छत तैयार करें सेफली, जहाँ पर उनको कोई मार चोट लगने का डर ना हो। और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर गंदगी पानी ठहरने की चीजें या ऐसे कुछ आसपास ना हो। और हॉर्सेस जितने हाइजीनिक जगह पे रहेंगे उतना अच्छा पशु का स्वास्थ्य रहेगा और जो आप खिलाएंगे वो उसके बदन को लगेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। आपने जो जानकारियाँ दी मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को पसंद आएंगी। दर्शकों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा
कि आपको ये पशु जो है कैसे लगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।